हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस चैनल में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, आज से हम लोग हिंदू लॉ शुरू करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसका पहले तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल जो मतलब कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए। जैसे कि हमारा सेक्शन 2 बेयर एक्ट्स का क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, मतलब कि डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और साथ में जो हमारे बेयर एक्ट का है प्रिलिमिनरी पार्ट आप देखोगे, प्रिलिमिनरी पार्ट पढ़ लेंगे कल। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें हिंदू मैरिज का मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है जो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले आपको अगर अच्छा लगता है हमारा ये लेक्चर तो हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू लॉ। तो मैं पहले बता दूं, आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बेयर एक्ट लेकर के बैठिए। बेयर एक्ट के बिना लॉ स्टूडेंट को पढ़ना बेकार है। चलिए पहले तो इसके जो जनरल थोड़ा सा वर्ड्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और उसके पहले आप बेयर एक्ट देखोगे, जो हिंदू लॉ की बेयर एक्ट है उसमें ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग रीड कर लेना, तो थोड़ा सा आसानी होगी पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टर्म्स समझा रही हूँ जो कि इस इंट्रोडक्शन में है, कुछ मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला है वर्ड संस्कार। संस्कार क्या होता है? संस्कार वही हैं जो मतलब कि हमारे हिंदू लॉ में चलते हैं सैक्रामेंट्स, हमारे संस्कार वही हैं, ठीक है। लेकिन बोला जाता है क्या कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट चलती है। मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती है, पर जो हमारी हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंट से चलती है ना। मतलब कि जैसे आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जो मतलब दो जिस्म और एक जान वाला सिस्टम अपने हिंदू लॉ में ये चलता है ना। मतलब दो बॉडी और एक जान समझते हैं हिंदू लॉ में, पर मुस्लिम लॉ में एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसको चलाया जाता है। इसके लिए एक मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग मैगज़ीम है जो कि मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है। जो मुस्लिम मैरिज के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है उसके लिए एक अलग मैगज़ीम है जो कि ये है। कुछ थोड़ा सा अटपटी सी है तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है, मैं पर बोर्ड पे भी लिख दे रही हूँ। कॉन्जुक्टिव मार्टी नेचर, इसका मतलब ये है जो कि मुस्लिम मैरिज हैं वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट चलती हैं। देखिए लिखा हुआ है मीन्स दैट टू कीप हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर इन लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब लॉ के हिसाब से चलती हैं। और जो हमारे हिंदू मैरिज है वो इसके हिसाब से चलती है। इसके लिए मैगज़ीम है इसका मतलब है दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसिडर्ड वन इन लॉ, यानी लॉ के मतलब कि लॉ के सामने हस्बैंड और वाइफ को एक कंसीडर किया जाता है, ठीक। और नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान क्या होता है ये तो सबको ही मालूम होगा। कन्यादान क्या होता है? जो फादर अपनी बेटी को विदा करता है, देता है, कन्यादान करता है अपने सन इन लॉ को, उसको ही कन्यादान कहते हैं। हमारा ये वर्ड है कन्यादान, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सप्तापदी। सप्तापदी क्या होता है? देखिए सप्तापदी वो है जब आप अगर कोई जो यहाँ पे अगर हिंदू
रिलीजन वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जब हिंदू मैरिज होती है तब जो आँख के साइड में जो लोग फेरे लेते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम फेरे लेते हैं, उसको ही सप्तापदी कहते हैं। मतलब ये जो सारे मतलब कि वो रीति रिवाज होते हैं, एज अ कस्टम चलता है, उसे को ही हम लोग सप्तापदी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो 7 फेरे लेते हैं आग के, उसमें देखिए लिखा हुआ है सर्कुम्बुलेशन ऑफ होली फायर बाय द ब्राइड एंड द ग्रूम हैव बेसिक इम्पॉर्टेंस इन हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज में ये इम्पॉर्टेंट एक बेसिक कस्टम है जो कि फॉलो होता ही होता है। ठीक है, अपने इस हिंदू मैरिज एक्ट में 8 तरीके की मैरिज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में ये सारी मैरिज चलती तो नहीं है, लेकिन हाँ डिफाइन किया गया है, तो आपको मालूम तो होना ही चाहिए। ठीक, तो पहला हमारा है, देखिए पहले मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ, साथ में समझाती भी रहती हूँ। जो हमारा ये पहला है ब्रह्मा मैरिज। देखिए ब्रह्मा मैरिज में वो मैरिज आती हैं जैसे कि जब पहले पहले आप लोग जैसे पुरानी वो राम जी के टाइम की अगर मूवी या सीरियल देखे होंगे तो उसमें क्या होता था, पहले बच्चों को क्या वहाँ पे भेज दिया जाता है मुनि लोगों के पास, वो लोग पढ़ाते थे, फिर उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तब आते थे। तो इस तरह में जिन पुरुषों के पास सारे वेद व्यास का ज्ञान होता था, उनसे शादी कराई जाती थी, वो ब्रह्मा मैरिज के अंदर आता था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारा देव मैरिज। इसमें जो प्रिस्ट लोग होते थे वो मैरिज कराते थे। जैसे कि आजकल भाई सब कुछ इंटरनेट वाला हो गया है, तो क्या हुआ, ऐप बना दिए गए हैं कि भाई अपनी प्रोफाइल डालो और डाल दो कि ऐसा चाहिए, आपको वैसे वैसे ही रिश्ते आते हैं। पर पहले क्या होता था, प्रिस्ट आते थे, प्रिस्ट रिश्ता दिखाते थे कि भाई ये लड़के हैं या ये लड़की हैं, आप इनसे शादी कर सकते हो। तो ये देव मैरिज में आते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अर्श मैरिज। अब अर्श मैरिज क्या होता है, देखिए अर्श मैरिज में वो मैरिज आती थी जिसमें जैसे कि जैसे शादी करनी है तो 2 पेयर ऑफ काउज देनी पड़ेंगी। ठीक है, 2 पेयर ऑफ काउज देना होगा, तो वो मैरिज तो जो जिसमें 2 पेयर ऑफ काउस को जिसमें दिया जाता था, वो अर्श मैरिज के अंदर आता था। नेक्स्ट मैरिज है हमारी प्रजापत्य मैरिज। देखिए आजकल के टाइम में कई जगह मतलब देखिए डावरी एक्ट है, सब कुछ होने के बाद भी आज भी डावरी चलती है, मतलब दहेज वगैरह चलता है। तो भी मतलब इतने लॉज होने के बाद भी लोग कहते हैं मैं तो अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ, और दहेज देते हैं, गिफ्ट के नाम पे दहेज दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ भी डेवलप होगी, ये भी ख़त्म होगी ज़रूर। लेकिन जो प्रजापत मैरिज है, इसमें क्या होता है, बिना डावरी के सिर्फ उसको लड़की और लड़के की शादी होगी, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए, वही 2 जोड़ों में दी लड़की हमारी वाला सीन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैरिज है फिफ्थ बोलता है असुर मैरिज। असुर मैरिज में क्या होता है, जब शादी करने जा रहे हैं तो उसका पैसा पे करेंगे तब शादी करेंगे, वो हमारी असुरा मैरिज आती है। ठीक है, हमारी 6th मैरिज है गंधर्व मैरिज। ये सबसे बेस्ट मैरिज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन ये क्या होती है, देखिए आजकल ये थोड़ा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके कारण कितने लोग को मार दिया जाता है ऑनर किलिंग के नाम पे। अगर आप समझ गए हैं तो इसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कौन सी मैरिज है। फिर भी मैं बता देती हूँ, गंधर्व मैरिज वो मैरिज होती है जिसमें लव मैरिज कही जाती है, यानी एक दूसरे की पसंद से हम जो लड़की और लड़का है खुद से पसंद से शादी करते हैं, उसे गंधर्व मैरिज कहते हैं। और जिस मतलब फैमिली की कंसेंट बाद में, पहले लड़के और लड़की की कंसेंट, वो अगर राज़ी हैं तो फिर वो जो लव मैरिज है उसको ही गंधर्व मैरिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैरिज है हमारी 7th राक्षस मैरिज।
इसमें जैसे कि राष्ट्र मैरिज में देखिए ये सब होता तो नहीं है, लेकिन कई जगह आज भी हो सकता है कि हो रहा हो, जिसमें राष्ट्र मैरिज में जैसे लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया और उससे शादी कर ली, ये हमारे राक्षस मैरिज के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारी मैरिज है पिशाच मैरिज। इसमें क्या होता था कि लड़की का पहले रेप करते थे, फिर उससे शादी कर लेते थे, इसे हम पिशाच मैरिज कहते हैं। ठीक है, ये 8 तरीके की मैरिज हैं, पर इतना अभी ये सब चलती है नहीं, लेकिन फिर भी अब हिंदू लॉ में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी ही है। और जैसे कुछ बेसिक बता दें, इस इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पहले पॉलीगैमी ऑफेंस था, है ना, पर आज के टाइम में बाईगैमी भी ऑफेंस है। यानी पहले आईपीसी जब बनी थी तब उस टाइम में पॉलीगैमी होता क्या है, पहले तो पॉलीगैमी और बाईगैमी, कई लोग बाईगैमी तो बहुत टाइम से पढ़ते हुए आते हैं तो उनको मालूम होता है, लेकिन पॉलीगैमी नहीं मालूम होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि पुरुष एक से ज़्यादा शादी करता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ में हिंदू जो पुरुष है अगर शादी करता है तो वो हमारे बाईगैमी होती है, पर महिला अगर एक से ज़्यादा शादी करती है तो वो पॉलीगैमी के अंदर आता है। तो जब आईपीसी बनी थी तो वो एक ऑफेंस था, पर बाईगैमी ऑफेंस नहीं था। अब फिर क्या किया गया, उस जो पॉलीगैमी है उसको ऑफेंस से हटाया गया, है ना। पर आज के टाइम में चाहे पॉलीगैमी हो चाहे बाईगैमी हो, दोनों ही ऑफेंस है। हिंदू मैरिज में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। अगर शादी करते हैं तो उसके कुछ इसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल, या तो डाइवोर्स हो चुका हो, या तो पहली बीवी नहीं रह गई हो, या हस्बैंड नहीं रह गया हो, या तो ऐसे कई इसेंशियल्स हैं। उसके बाद ही हिंदू मैरिज में, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू मेल या फीमेल शादी कर सकती है। ठीक है, चलिए, अगर आपको मालूम है ये सती प्रथा, तो ऐसे सबको ही मालूम होगा, लेकिन सती प्रथा थी पहले बहुत ज़्यादा चलन में थी। लड़की को जला देते थे, हस्बैंड मन नहीं रहा तो लड़की को जला दिया। वो खुद पहले देखिए स्टार्ट ये धीरे धीरे हुई, फिर इसको कस्टम बना दिया गया, है ना, फिर सब करने लगे। तो जो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने इस सती प्रथा को ख़त्म किया, जो कि आज के टाइम में ये सब नहीं होता है ना। चलिए, और जैसे कि पहले जब किसी का सती प्रथा तो ख़त्म हो गई, लेकिन पहले फिर चाइल्ड मैरिज भी तो होती थी। चाइल्ड मैरिज हो गई और मान के चलिए हस्बैंड, मतलब जो पति है उसका, जो भले वो 15 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, मर जाता तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खाली। चलिए, सती प्रथा तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब क्या वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी? तो उसके बाद क्या किया गया, जो विडो का रीमैरी है उसका भी एक्ट लाया गया है ना। देखिए, इन 1856 हिंदू विडो मैरिज एक्ट को भी लाया गया है ना। कई चीज़ें ऐसी लाई गई। स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर के आया गया। पहले इंटरकास्ट शादी नहीं कर सकते थे, आज के टाइम में इंटरकास्ट शादी भी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, है ना। देखिए, जैसे अगर हिंदू शादी करनी है तो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी हिंदू को और मुस्लिम से शादी करनी है तब क्या करेगा? ऐसे देखिए, मुस्लिम कहेगा हमारे से करो, हिंदू कहेगा हमारे से करो। पहली बात तो राज़ी नहीं होते हैं, अगर राज़ी होते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया गया। उसके तहत उसके अंदर शादियाँ, ये सब जो भी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं वो उसके तहत होती हैं, है ना। और जैसे चलिए देखिए, आपको ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा बेयर एक्ट देख लेते हैं। और देखिए, पहली बात तो हर एक बेयर एक्ट का पहला सेक्शन उसका एक्सटेंड बताता है ना, एक्सटेंड बताता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट बताता है। तो इस एक्ट को हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहते हैं। हिंदू लॉ में कई एक्ट्स हैं, उसमें एक एक्ट है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि मैरिज से डील करता है ना। और ये कहाँ तक अप्लाई होगा? लिखा है इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, दैट मीन्स चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो, कुछ भी हो, हर जगह पूरे जो इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडिया है पूरी, वहाँ पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक,
और ये लिखा हुआ है। चलिए हमारा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हो गया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। आज देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट की तरह शादी होती है, मतलब एक रीति रिवाज हमारे जो संस्कार हैं उसके हिसाब से। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न मैरिज चलती हैं, तो इन सब के कुछ इसेंशियल हैं, जैसे कि पहले के टाइम में कुछ और था, आज के टाइम कुछ और है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सैक्रामेंटल जो शादियाँ होती थी उसका क्या सीन है, आज के टाइम जो मॉडर्न मैरिज होती हैं उसका क्या सीन है ना। तो पहले सैक्रामेंट में क्या होता था, परमानेंट, मैं लिख देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। परमानेंट इंडिसोल्यूशन सती, होली यूनियन, ये क्या है, कंसेंट पार्टीज डिसोल्यूशन, विडो मैच। देखिए मैंने जैसे बताया कि हमारी जो सोसाइटी है डायनेमिक है, तो लॉज को चेंज होना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं चल पाएगी सोसाइटी, है ना, उस हिसाब से। तो पहले क्या होता था, हमारे सैक्रामेंट से शादी होती थी, पर आज के टाइम में ये मॉडर्न मैरिज थोड़ा सा अलग हो गई हैं, थोड़ा सा मतलब कि इन्हांस हो गई हैं कहा जा सकता है। जैसे कि पहले क्या हुआ, पहले शादी होती थी सैक्रामेंट के हिसाब से, जो 7 फेरे होते थे भाई, फिर ज़िंदगी के जो 7 जन्म तक के फिर उन्हीं के साथ ही बनना पड़ता था, वो वाला सीन इसमें था। पर आज के टाइम में है, अगर शादी हुई है तो दोनों की पार्टी, जो हस्बैंड वाइफ है, जो लड़का लड़की, उसकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर वो दोनों राज़ी हैं तो शादी होगी, है ना। नेक्स्ट है, अगर शादी डिज़ोल्व होती या हस्बैंड को कुछ होता या कुछ भी हो जाता तो सती हो जाती थी महिलाएं, है ना। देखिए अगर महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल से उनको खुद को आवाज़ उठानी चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि वो मेरे लिए आएगा और मेरे लिए खड़ा होगा या मेरे लिए आवाज़ उठाएगा, ठीक है। और दूसरी, आज के टाइम में अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो आज तो हमारे डाइवोर्स के भी कॉन्सेप्ट है। पहले क्या था, अगर शादी हुई है आज, ठीक है, उसके 1 साल बाद ही हम डाइवोर्स ले सकते थे, लेकिन नाउ अब अगर दोनों पार्टीज़ नहीं रह पा रही हैं अपने कंसेंट से, मतलब बिल्कुल परेशान हो गई हैं, अब नहीं रह सकती हैं, तो ये जो साल भर का जो 6 महीने का टाइम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अगर कोर्ट ने बोला, हमारी ऑनरेबल कोर्ट बोली है कि अगर दोनों पार्टीज़ एकदम कंसेंट है कि हम नहीं रह सकते, हमारा फिक्स है हमारा डाइवोर्स लेना, तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाएगा, ठीक। डाइवोर्स एक्ट भी लाया गया। नेक्स्ट है हमारा मतलब कि यूनियन, मतलब कि इस देखिए उस रिश्ते को बचा के ही रखना था, और अगर कुछ हो जाता, सती ख़त्म हुआ तो लड़की यूं ही ज़िंदगी पूरी काट दी। पर अब क्या है, विडो रीमैरी का एक्ट भी है, जैसे कि आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा है ना। तो अब जो विडो हैं, जो मतलब कि जो विधवा औरतें हैं, वो दोबारा शादी भी कर सकती हैं, है ना, ये उनको राइट मिल गया है। चलिए अब थोड़ा सा सेक्शन 2 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि थोड़ा सा आप समझ लोगे ना, तो जो आगे सेक्शन पढ़ोगे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, उसमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है कॉमेंट ज़रूर करिएगा, हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला बोलता है, पहली बात सेक्शन 2 में ये बताया गया है हिंदू कौन है। ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना, हिंदू कौन है, हिंदू के अंदर कौन कौन आता है, तभी ना तो ये हिंदू एक्ट उस पर अप्लाई होगा। तो मैं बताती हूँ। मुस्लिम्स, जॉस, पारसीज, क्रिश्चियंस। देखिए इन सबको, जो मुस्लिम हैं, जॉस हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सबको छोड़ करके इन सबको छोड़ करके जो भी हैं वो उनको हिंदू की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक। वो हिंदू होते हैं, वो हिंदू के अंदर आते हैं। और जैसे
इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। पहला क्लॉज जो ए है, टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट फॉर्म डेवलपमेंट्स इंक्लूड वीरास्वायवा, वर्षवा, लिंगायत और फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज। ये सब जो ये लोग करना, देखिए वर्डिंग्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं, आप समझ लीजिएगा। बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बिना बुक के पढ़ने से आप समझ लोगे, आपको आ जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल ही है ये सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। देखिए जैसे जो वर्षाज लिखे हैं, वर्षिवाज, ये वर्षिवाज, लिंगायत, ये सब शिवा जो भगवान शिव हैं उनके फॉलोअर्स हैं, पहली बात है ना। और आर्य समाज के जो लोग थे, ब्रह्मो समाज के जो लोग थे, और प्रार्थना समाज के लोग थे। जो सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और देखिए जो ये लोग हैं लिंगायत और वर्षिवाज, वो शिवा के फॉलोअर्स, जो ये अभी भी कर्नाटका में ये पाए जाते हैं ये लोग। देखिए बहुत तरीके के लोग, बहुत तरीके की जातियाँ, बहुत तरीके के मतलब जो समाज चल रहे थे, आज भी कई अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं पूरी इंडिया में। ना जाने कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने तरीके के उनके कस्टम्स होते हैं, है ना। तो जो ये लोग हैं, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, सिख लोग हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सब के सब हिंदू में कंसीडर किए जाते हैं, ये हिंदू माने जाते हैं। एक्सेप्ट सिर्फ मुस्लिम, जॉस, पारसी, क्रिश्चियन और इनको छोड़ करके सारे के सारे लोग हिंदू की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। बेयर एक्ट में दिया हुआ है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ जिसमें कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो या आपको समझ ना आए, ठीक है। नहीं समझ में आता है कमेंट ज़रूर करिएगा, हम समझाएंगे वापस से। देखिए एक केस था, मैं आपको केस बता देती हूँ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए जो मेनका गांधी थी वो हिंदू थी, जो उनके हस्बैंड थे ये हिंदू थी, और उनके हस्बैंड जो थे वो पारसी थे। तो क्या हुआ, ये आया कि जो राजीव गांधी, इनके जो सन थे राजीव गांधी, वो उनको क्या कौन सा धर्म मिलेगा, मतलब कि पारसीज तो हिंदू के अंदर आते नहीं हैं, तो हिंदू तो मतलब कौन सा इनको मिलेगा राजीव गांधी जी को। तो बोला गया उस बच्चे को जिस संस्कार से पाला गया है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो पारसीज में हो, उसका वो धर्म उसको बोला जाएगा। लेकिन आज के टाइम में मतलब ये भी है, जैसे कि हम अपने हिसाब से अपना, अगर हमारा हम जैसे मान के चलिए हम मुस्लिम हैं, अगर मुझे हिंदू धर्म में जाना है तो हम हिंदू कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन बनना चाहती हूँ तो मैं क्रिश्चियन भी बन सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी पे है ना। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था, बच्चे को हिंदू जो सैक्रामेंट्स हैं हिंदू रिलीजन की तरह पाला गया है, एक हिंदू बच्चे की तरह पाला गया है, मतलब हिंदू जो रिलीजन है उस हिसाब से पाला गया है, तो उस बच्चे को हिंदू का ही टैग मिलेगा, ठीक। चलिए और जैसे कि होता है नहीं, इसमें क्लॉज 2 पढ़िएगा। पहले आप क्लॉज 2 मैं समझा देती हूँ। इसका क्लॉज 2 का क्लॉज 2 का 2 बोलता है कि अगर कोई एसटी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वो लोग हिंदू नहीं माने जाएंगे, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है बाय नोटिफिकेशन तो वो कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और मान के चलिए कोई कन्वर्जन करता है, फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्जन करती हूँ, मान के चलिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है।
मेरा क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि मुझे क्रिश्चियन धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो करने लगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं अपना क्रिश्चियन रिलीजन पे चली गई। क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम लिखते हैं ना, ठीक है, मुस्लिम कन्वर्ट कर ली। पर मेरा मन है कि यार अब मुस्लिम में मुझे सूट नहीं कर रहा है यार, मुझे वापस हिंदू में जाना है, तो मैं हिंदू लॉ में चली जाऊंगी, हिंदू रिलीजन में। पर बताने का ये मतलब है अगर मैं जब तक हिंदू हूँ तो मेरे पे हिंदू लॉ ही लगेगा। मैं मुस्लिम हो गई तो मेरे पे जो हिंदू लॉ है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। पर उसके बाद मैं वापस रिकन्वर्जन करती हूँ, हिंदू में वापस आती हूँ, तो उसके बाद से फिर मेरे पे हिंदू लॉ ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है, मतलब जब मैं हिंदू हूँ तो हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा, चाहे मैं रिकन्वर्जन से आई हूँ या मैं पहले से ही हूँ। ठीक है, चलिए, और इसमें लिखा है सम पीपल आर नॉट हिंदू बाय रिलीजन बट हिंदू मैर। कुछ बाय रिलीजन नहीं हिंदू होते हैं पर उन पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, चलिए सेक्शन 2 ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। और इस एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज है। कई एक्ट्स में हमारे सेक्शन 2 में क्लॉज होता है डेफिनेशन क्लॉज, पर इसमें हमारे सेक्शन 3 में है। चलिए, पहला बताता है, जो पहला जो क्लॉज ए है वो लिखा हुआ है ना, कस्टम एंड यूसेज। कस्टम और यूसेज क्या होता है, अगर आप लोग लॉ स्कूल में हैं, लॉ मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप कस्टम यूसेज तो भैया फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ, ज़रूरी नहीं है सब बच्चों को मालूम हो ना। कस्टम क्या है, यूसेज क्या है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी जिससे कि बच्चों को आसानी हो समझने में, बहुत हैक्टिक ना लगे, क्योंकि हैक्टिक बनाने के लिए हमारे टीचर बैठे हुए हैं हमारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चलिए, कस्टम वो हैं जो बहुत सदियों पुराने से चला आ रहा हो, जिसका डेट और टाइम हमें नहीं मालूम हो और वो बहुत ही पुराना हो। ठीक है, ये कस्टम हो गया। और यूसेज वो है जो कि हमने बस स्टार्ट किया है, वो धीरे धीरे चलन में चल रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके बाद सोच के कमेंट करिएगा कि ये आपका आंसर सही था भी कि नहीं था। क्या सती कस्टम है? सती कस्टम नहीं है, क्योंकि पहली बात ये सती स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। कस्टम ख़त्म नहीं हो सकता है, वो चलता ही रहता है, बहुत समय से चल रहा हो, जिसका डेट टाइम नहीं मालूम हो, वो बहुत सिर्फ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक, हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग होली मनाते हैं, ये सब क्या है, ये सब कस्टम है। पर यूसेज क्या है, जैसे कि अब क्या है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कुछ, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन फादर्स डे तो अब शुरू हुआ है ना कुछ समय से, तो ये फादर्स डे यूसेज में आ गया, मतलब कुछ रिसेंटली स्टार्ट हुआ हो और चल रहा हो। और कस्टम कभी लॉ से वो मतलब कि गलत नहीं हो सकता। देखिए, जो चीज़ कस्टम है वो सही है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है वही कस्टम है। अगर वो गलत है, जैसे सती जैसे गलत है, और जो चाइल्ड मैरिज है वो गलत है, भले बहुत पुराने से चल रहा हो, हमें डेट टाइम नहीं मालूम हो, लेकिन ये गलत है तो वो कस्टम नहीं है। ठीक, और फिर इसमें लिखा हुआ है फुल ब्लड। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारी कोर्ट्स होती है, जो हमारे लोकल एरिया में रहती हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। फुल ब्लड क्या है, हाफ ब्लड क्या है, यूट्रिन ब्लड क्या है, पहले हम लोग फुल ब्लड समझेंगे, और सी में ही फुल ब्लड है और हाफ ब्लड है। पहले हम फुल ब्लड और हाफ ब्लड समझेंगे। देखिए, फुल ब्लड है तो बी लिख देते हैं। देखिए, ये हमारी मदर हो गई, ये हमारे फादर हो गए, इनसे ये जो डॉटर है, डॉटर और सन जो भी है
वो इनका मतलब कि ये मम्मी और ये पापा हो गए और ये उनके बच्चे हो गए, ये हो गया हमारा फुल ब्लड। अब ये हाफ ब्लड क्या है, देखिए ये हमारी मदर हैं, मतलब ये मदर है, ठीक है, और ये फादर हैं, इन्होंने एक और शादी कर ली, ठीक, मतलब किसी भी डाइवोर्स हो गया हो भाई, बाइगेमी तो अलाउ नहीं है पहली बात। और ये जो हमारा एक्ट है 1955 का बना हुआ है, और हाँ बाइगेमी तो हटाया गया है ना बाद में। तो इनसे इनका बच्चा हुआ, ठीक, ये इनका सन हो गया, ठीक, इनसे इनका सन हुआ, ये एक सन हो गया। तो ये जो रिलेशन होगा इन दोनों का, ये हाफ ब्लड होगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर मम्मी पापा एक ही हैं, बच्चा उनका है तो वो फुल ब्लड हुआ। अगर फादर एक है और दो मदर है, जो बच्चे हैं, तो वो हाफ ब्लड में आएंगे, ठीक। और यूट्रिन ब्लड क्या होता है, यूट्रिन ब्लड में वो लोग आते हैं जैसे कि मदर एक है, एक इधर मदर, इधर सॉरी इधर मदर कर देते हैं, इधर फादर कर देते हैं, इधर फादर, मदर एक हो और फादर दो हों, जब उनके बच्चे होंगे, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हुए, वो उनका रिलेशन यूट्रिन ब्लड में कहा जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया तो बैक वीडियो कर लीजिए, मैं फिर भी समझा देती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। अगर एक सिंगल मदर फादर है, उसका बच्चा है, तो वो फुल ब्लड में आता है। अगर एक फादर है, दो मदर हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं वो हाफ ब्लड में आते हैं। यूट्रिन ब्लड में जो मदर एक है, दो फादर हैं, जो उनके बच्चे का रिलेशन होगा, यूट्रिन ब्लड कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सपिंडा रिलेशनशिप। अब सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी बहुत यार पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर लेकिन ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। अगर आपको लगता है कुछ जानना है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं आपको मालूम है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई बच्चे हमें मैसेज करते हैं तो हम उस पर वीडियोज़ बनाते हैं। देखिए सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, इसमें डिग्री चेक किया जाता है। देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि हम अपने जैसे फादर हैं हमारे, ठीक है, कि फादर हैं और उनके जो ब्रदर हैं उनसे हम शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हम अपने रिश्तेदार में, अगर आप लोग हिंदू हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, हम अपने सगे रिश्तेदार में शादी ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ का एक डिग्री दे रखी है, डिग्रीज बताए गए हैं कि आप इस पे इतना पे शादी नहीं कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताती हूँ, सपिंडा जो बोलता है। देखिए मदर फादर हैं, ठीक है। अब शादी के लिए जो डिग्री देखनी पड़ेगी वो कैसे देखनी होगी, जैसे ये हमारी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी समझिए, आपकी ये नानी हुई, उनकी मम्मी हुई, उनकी नानी हुई, उनकी मम्मी हुई, ऐसे करके 5 डिग्री तक के मदर में देखा जाता है। आप इधर से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इधर फादर में देखिएगा, इधर फादर है हमारे, इधर ग्रैंड फादर है, उधर उनके फादर, ऐसे करके 7 लोग, ऐसे में 7 डिग्री देखी जाती हैं। मतलब 7 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। इधर हम 5 पीढ़ी तक के शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सब मतलब
बहुत सिंपल है। सपिंडा में क्या ही है, मतलब डिग्री देखा जाता है, आप इतने आपके एंसेस्टर देखे जाते हैं इसमें कि आप इतने, जो आपकी नानी है और नानी की नानी है, उनकी मम्मी है, ऐसे करके इनसे शादी नहीं कर सकते। फादर में ऐसे ही नीचे को चले जाओ, आप उधर से शादी नहीं कर सकते और किसी से भी शादी कर सकते। सपिंडा का मतलब बस इतना ही है, ठीक। इस सेक्शन में बस यही ही है। और देखिए इसमें मैं जैसे थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि जैसे क्या क्या, मतलब कि एंसेस्टर चेक करते ही हैं, है ना, थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। रूल्स, सपिंडा के क्या रूल्स हैं। तो पहला क्या है, चेक अपवर्ड, ऊपर से देखेंगे पहले, ठीक। दूसरा कॉमन एंसेस्टर देखेंगे, कहीं कॉमन एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं वो कॉमन तो नहीं। अगर मान के चलिए एंसेस्टर किसी को एडॉप्ट करते हैं, कहीं एडॉप्शन वाले तो नहीं। देखिए एडॉप्शन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो दूसरी जगह से लेकर के आए हैं फिर भी वो अपनी बहन से शादी, जो मतलब कि एक घर में आए हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, इनकी एक डॉटर थी, ठीक है। अब वो इन दोनों ने क्या किया, एक सन को अडॉप्ट किया। ये तो आया बाहर से ही है, लेकिन ये अपनी बहन से, मतलब वो अब तो रिलेशन में वो बहन ही आएगी, पर वो उससे शादी नहीं कर सकती है, ना ही ये इससे शादी कर सकता है। ये मतलब कि गलत माना, जैसे सपिंडा के अंदर प्रोहिबिट है, ठीक। अब जैसे कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जैसे नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जैसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एंसेस्टर मैंने बताया, उसमें कैसे कौन कौन होता है, जैसे डॉटर है, ये फादर है, और ये फादर के हमारे फादर है यानी हमारे ग्रैंड फादर हैं। क्या ये डॉटर इनसे शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये जो है लीनियर एसेंडेंट ऑफ अदर, इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है जैसे कि ये हमारी मदर हैं, ये फादर हैं, ये सन है, ये इनसे शादी नहीं कर सकता। ये सब नॉर्मल है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इन सब में ऐसे शादी हो ही नहीं सकती, सपिंडा में बिल्कुल गलत है और नॉर्मली देखा जाए तो नहीं ही होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब तो इन सब चीज़ों को ख़त्म ही कर देना चाहिए। अगर कोई भी करता भी है तो अब तो जैसे अदर कास्ट और अदर रिलीजन, सब रिलीजन को साइड कर देना चाहिए। जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को आगे लेकर के चलना चाहिए। शादी कर रहे हो और उसमें धर्म मुझे समझ नहीं आता है, आता कहाँ से है और धर्म कंफर्म कहाँ से होता है, कहाँ से जस्टिफाई होता है कि वो इस धर्म का है तो ये गलत है। घर वाले, आपके घर वाले, सबके घर वाले ऐसी सोच लेकर के पैदा हुए हैं, क्या ही बताएं। देखिए जैसे ब्रदर है, ब्रदर की वाइफ है, तो जो ब्रदर की वाइफ है वो उनके सन से शादी नहीं कर सकती हैं। ये सब आप लोग बुक पे पढ़ लीजिएगा, जो रेफरेंस बुक होती है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें कोई बताने वाली चीज़ें नहीं हैं और बहुत मतलब सिंपल है। भाई बहन से शादी नहीं कर सकता है, मदर बेटे से शादी नहीं कर सकती, इससे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो चलिए आज के ये जो हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैरिज, हिंदू मैरिज के बारे में बताता है, जो कि कंडीशंस बताता है, आगे हिंदू मैरिज में क्या क्या है वो सब बताता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। अगर अच्छा लगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कुछ भी अच्छा जो भी लगता है कमेंट करना आप कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।